एक ऐसा युवा हरफनमौला चेहरा जो कहता है कि लगातार राजनीति में आदर्शवादी विचारधारा के साथ चलना चाहिए और देश में जब जब परिवर्तन की बात होती है तो वो क्रांति लाने का पहला और सीधा जिम्मा जो है युवा वर्ग पर जाता है। उन्हीं युवाओं का नेतृत्व कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को युवाओं तक ले जाने का बड़ा संकल्प भी ले रहे हैं। मितेंद्र जी, सबसे पहले तो जब आप प्रदेश अध्यक्ष बने, सबको चौंका दिया आपने। किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था कि चुनाव चल रहे हैं और उस दरमियान युवा कांग्रेस में कोई नया एक्सपेरिमेंट होगा और आप जैसे एक फ्रेश युवा फेस को जो है पार्टी आगे लाएगी। किस तरह से जिम्मेदारी को लेते हैं और क्या आपका आगे आने वाला एक्शन प्लान है? पहले तो धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया जी यहाँ आके अपनी बात को रखने का। जी देखिए, जिम्मेदारी मिली है तो मेरा प्रयास है कि हम आने वाले समय में फ्रंट फुट पे अपनी बैटिंग करें। और बात है रणनीति की कि जिस समय मुझे जिम्मेदारी मिली है तो मेरा प्रयास है कि युवाओं को घर से निकाल कर काम कराने के लिए कोई नए प्रोग्राम्स, जिस तरीके से अभी कांग्रेस ने, हमारी पार्टी ने डिजाइन किया है कि घर घर, राहुल गांधी जी ने कहा है कि युवा न्याय, जो लोगों को पता होना चाहिए क्या है। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जो हमारा पहली नौकरी बिल्कुल वो देने की जो हमने बात की है, फिर दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है अग्निवीर खत्म करना, वो हमने बात की है, और तीसरा महत्वपूर्ण कि जो युवाओं से फीस भराई जाती है और जो शुल्क लिया जाता है वो हम बिल्कुल बंद कर देंगे, जिससे युवा इस देश का कम से कम अपनी नौकरी के लिए तो निशुल्क फॉर्म भरे और हिस्सेदारी और भागीदारी बराबर रखें। बहुत बड़ी बात है। खैर बहरहाल ये तो आपने एक विजन बताया, लेकिन आपकी ये नियुक्ति कैसे हुई? आप कैसे प्रदेश अध्यक्ष बने? क्योंकि डॉक्टर विक्रांत भूरिया लगातार काम कर रहे थे और उनके पिता लोकसभा चुनाव भी लड़ रहे हैं और उनको बड़ा दर्द भी हुआ कि अचानक से रातों रात जो है उनको हटा करके मितेंद्र जी को जिम्मेदारी सौंपी गई। किस तरह से आप इस फॉर्मूले को देखते? देखिए, मैं पहले तो आपको बिल्कुल क्लियर करूंगा कि विक्रांत भाई को कोई दर्द इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उनका बड़प्पन था कि जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं अभी जस्टिस नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि अभी हमें कोई ऐसा लड़का चाहिए जो घूम सके, जो दौरे कर सके, क्योंकि मैं अपने फादर के इलेक्शन में बिजी हूँ, मैं विधायक बन गया हूं और मेरे 3.5-4 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। अगर आप पे अच्छी लीडरशिप है, आप मौका दीजिए। तो ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने मौका देने की बात की और लीडरशिप ने मुझे मौका दिया। तो मैं लीडरशिप का धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आज उनकी बदौलत मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। तो इसलिए मैं हर किसी से कहता हूँ कि ये लोग कहते हैं कि मेहनत का रंग व्यक्ति पे चढ़ता है अगर मेहनत करने का सलीका आप में सही हो। बहुत सुंदर। बहरहाल यहाँ पर ये माना जा सकता है कि आप जैसे ही युवा हैं जो कि मध्य प्रदेश में आने वाले कल की संभावनाएं भी मानी जा रही हैं। मितेंद्र जी, हमने देखा है कि आपका जो पॉलिटिकल स्टाइल है वो बड़ा रिवोल्यूशनरी है, क्रांतिकारी अंदाज है आपका, और पीछे आपके कदम ताल करती हुई हजारों युवाओं की सेना पीछे दौड़ती है। कैसे आपको लगता है कि ग्वालियर जैसे शहर से निकल के मध्य प्रदेश के 55 जिलों तक आप एक बड़ा तगड़ा नेटवर्क युवा कांग्रेस का बनाएं? देखिए, सबसे बड़ी चीज लगती है त्याग। बिल्कुल। और मैंने बचपन से सिर्फ त्याग करना सीखा है। क्यों? मैं 5th क्लास में मेरा एडमिशन सिंधिया स्कूल में हो गया था, तो बोर्डिंग स्कूल में रहा, फिर दिल्ली गया, फिर मैं यूके लंदन गया, फिर तो मैंने घर से बाहर ही अपना जीवन सबसे ज्यादा व्यतीत किया है। तो मेरा मानना है, मेरे प्रेरणा है प्रभु श्री कृष्ण, प्रभु राम, जिन्होंने ये देखा है कि जब आप बाहर निकल के संघर्ष करोगे तभी एक परिवर्तन ला सकते हो। तो कोई बड़ी बात नहीं है, 55 जिला घर छोड़ना पड़ेगा, मैं पहले से ही घर छोड़ के बैठा हुआ हूँ। तो मेरा मानना है जितना आप फील्ड पे रहोगे, जितना घर छोड़ के रहोगे, जितना आप त्याग करोगे, जितना आप संघर्ष करोगे, उतना आप अपने लोगों के बीच में पहुंचकर अपने पार्टी को मजबूत कर सकते हो और एक युवाओं को नई दिशा दे सकते हैं, क्योंकि वो भी देख रहे हैं। जब वो खुद देखेंगे कि नहीं यार, अध्यक्ष जी तो घर ही नहीं जाते 2-2 महीने, तो उनके अंदर भी वो उमंग आएगी। तो टू डू समथिंग यू हैव टू बी एग्जाम्पल। करेक्ट, यू हैव टू बी सैक्रिफाइस फॉर दीस थिंग्स। यस। कितना अपने फादर को भी मिस करते हैं, क्योंकि आपको पॉलिटिकल जो स्टेप फुट हैं आपके वो तो उन्होंने तैयार किए हैं और आपको जो संस्कार मिले हैं, जो आपकी बातों से अभिव्यक्त हो रहे हैं, तो कितना आपको लगता है कि पिता का जो साया है वो बहुत जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? भैया, मैंने तो एक ही चीज सीखी है अपने पिता से। आज अगर मैं राजनीति कर रहा हूँ तो मैं इस मंच के माध्यम से बताऊंगा कि मैं सिर्फ अपने पिता के नाम को आगे बढ़ाने के लिए और उनके सपने पूरे करने के लिए कर रहा हूँ। आज मैं एक छोटा सा उदाहरण शेयर करूंगा कि माधवराव सिंधिया जी मेरे पूज्य पिताजी को प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहते थे गोविंद सिंह राजपूत के बाद, जो बहुत ही कम लोगों को पता है। तो उन्होंने मेरे पिताजी से कहा था दौरा करने के लिए, तुम प्रदेश में दर्शन जाके दौरा करने चालू करो क्योंकि मुझे तुम्हें अगला अध्यक्ष बनाना है। तो समय की बात कह लीजिए,
कि 7 दिन बाद बड़े महाराज का देहांत हो गया, माधवराव सिंधिया जी का। तो वो फिर धीरे धीरे उनका संघर्ष बढ़ा। तो जब आज वो इस दुनिया में नहीं है तो मुझे उनसे इतना अधिक प्रेम था कि जब मैं यूके में यॉर्क सेंट जॉन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था जी। तो मुझे ये लगा कि नहीं, मुझे अपने फादर के काम को आगे बढ़ाना है और उनके नाम को आगे बढ़ाना है, क्योंकि आज मेरे पास जो कुछ भी है सब उन्हीं का दिया हुआ। मेरा कुछ भी नहीं मानता हूँ मैं, सब कुछ उनका है। तो बस अपने पिता से मोहब्बत मुझे बहुत है, तो उस मोहब्बत के लिए मैं राजनीति कर रहा हूँ। और दूसरा, जब इस राजनीति को किया तो समझा कि यार टैलेंटेड लोग जब तक नहीं आएंगे तब तक ये सूरत ना प्रदेश की बदलेगी ना देश की बदलेगी। और पढ़े लिखे लोगों की राजनीति में बहुत जरूरत है। और जब तक पढ़ा लिखा वर्ग नहीं आएगा तो राजनीति की परसेप्शन भी नहीं बदलेंगे। और जब उनके सामने उदाहरण आने लगेंगे कि यार देखो यार ये भी वहां से पढ़ के आया और ये भी राजनीति कर रहा है, तो इट मींस इट इज अ प्लेटफॉर्म जहां हम सर्व कर सकते हैं। करेक्ट। तो बस कोशिश वही है। अच्छा, बहुत आध्यात्मिक भी हैं आपकी बातों से, संस्कार संस्कृति की बातें, और आपने कहा कि प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण आपके आदर्श हैं, आपकी प्रेरणा है। तो कैसे आपको लगता है कि अध्यात्म आपकी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से भी जुड़ना चाहिए, जिसका अभाव है? क्योंकि जब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण की बारी आई तो आपकी पार्टी के शीर्ष नेताओं ने इस निमंत्रण को ही ठुकरा दिया। देखिए, मैं आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ जी, कि ये भाजपा तय नहीं करेगी कि कौन सा डे और कौन सा समय होना चाहिए। ठुकराया नहीं, वो उस दिन उन्होंने ये कहा कि भाजपा ये तय नहीं करेगी कि इस दिन उसका इनॉग्रेशन होगा, जब आपको खुद पता है कि मंदिर रेडी नहीं। तो ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि भाजपा को मंदिर रेडी ना होने के बाद भी इनॉग्रेशन करना पड़ा? तो इसका मतलब ये दर्शाया जाता है कि ये राम के पद चिन्हों पे नहीं चलते हैं, ये रावण के दिए हुए लालच और लाभ के पद चिन्हों पे चलते हैं। अगर सही में उसके पद चिन्हों पे चलते तो ये मंदिर का निर्माण पूरा होने देते, उसके बाद एक रखते कि सब लोग आइए, तब हमारे पार्टी की सोच और विचारधारा कुछ और। लेकिन पूरे देश और दुनिया के नामचीन हस्तियां, तमाम बड़े लोग, साधु संत समाज जो कि अध्यात्म और धर्म की पताका को उठाता है, वो खुद वहां मौजूद था। देखिए, ऐसे और भी कई साधु संत थे जो आप नहीं है, हमारे शंकराचार्य जी नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कहेंगे कि वो गलत है। यहाँ गलत सही की लड़ाई नहीं है। भगवान राम सबके हैं, सबके मन में बसते हैं, सबके भाव और भावनाओं में बसते हैं। और भगवान बसता कहाँ है? मिट्टी और मूर्त भावनाओं में बसती है। तो ये तो जो मंदिर का जो आयोजन था, मैं खुद भगवान राम का अनुयायी हूँ, कृष्ण का अनुयायी हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ उनकी विचार धारणा को प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा अच्छा। और मैं इस मन से कहना चाहता हूँ हर यूथ से और हर उस व्यक्ति से, मंदिरों में भगवान की भावनाएं मिलती हैं, पर असली भगवान तब मिलता है जब उनके 5 गुणों पे आप हर दिन अपने जीवन में अपना के कार्य कर रहे हो। प्रभु राम के गुण कि लोगों को प्रेम दो, त्याग दो, घर चलाओ। हमारे यहाँ भाई भाई से लड़ रहे हैं, प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट हो रहे हैं, और फिर आप कह रहे हो भगवान राम के अनुयायी है। जब आप पद चिन्हों पे चलना नहीं जानते तो ये झूठा ढोंग भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि राम अपने आप में एक मूर्त है। त्याग, पिता से पूछा भी नहीं कि मैं क्यों जाऊं घर छोड़ के। आज मैं आपसे बोल देता हूँ, आपके पिताजी कहें घर में घुसे, चलिए मैं आपको बेदखल करता हूँ घर से, आप पहला सवाल पूछोगे क्यों पापा, मैंने क्या किया? उन्होंने तो ये भी नहीं पूछा था। तो सवाल ये है कि उनको हम छोटे से उसमें ना लाएं, उनकी विचार धारणा पे चलने के लिए बड़ी औकात, बड़ा त्याग लगता है। तो ये लोगों को समझना जरूरी है। और मैं बस अंत में इस बात पे आपने छेड़ी है तो थोड़ा सा मैं इस टॉपिक को आगे लेते हुए जा रहा हूँ कि भारत देश में कई देवी देवता हैं, हम पूजिए भावनाओं में, पर आध्यात्मिक भाव की ही बात प्रभु राम ने की है, प्रभु कृष्ण ने की है, क्योंकि ये सत्य है कि ईश्वर तभी मिलता है जब उनके हम पद चिन्हों पे चलते हैं। एक ईश्वर ने स्वयं गीता में कहा है, कर्मण्यवातिका रस्ते मां फलेषु कदा आचना कर्म फल हेतु माते संघोष कर्मणि। हे मनुष्य, जो कर्म करेगा उसका फल उसे प्राप्त होगा। और ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है नियति का, कि जैसा कर रहे हो, अगर मैं आपके लिए अच्छा कर रहा हूं तो मुझे अच्छा मिलेगा, अगर मैं आपके लिए बुरा सोच रहा हूं तो मुझे बुरा मिलेगा। You need to understand the concept of universe. Law of karma, exactly. Simple law of karma, और यही है पृथ्वी पे। लेकिन क्या हो गया है? मोह, माया, लालच, स्वार्थ, ये इतना हावी हो चुका है कि आप आध्यात्मिक भाव से देख ही नहीं पाते हो, आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जीने लगते। करेक्ट। अच्छा, एक सवाल और मेरे जहन में था, राजनीतिक सवाल है। राहुल गांधी की लॉन्चिंग को लेकर बार बार आरोप लगते हैं,
तमाम विपक्षी दलों में भी इस बात की जो है गूंज जी, होती जी, है जी। कि राहुल गांधी को ही क्यों आगे आपकी पार्टी करती है। जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर हैं, लेकिन आज भी जब टिकट फाइनल होते जी, हैं, जी, जी। आप जैसे युवाओं को लाने की बात होती है, तो राहुल जी का जो है उस पर मोहर होना बहुत जरूरी होता है। देखिए, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि कई लोगों को पता नहीं है कि राहुल जी भी बहुत स्पिरिचुअल हैं अंदर से, और उनका जो सोच और विचार धारणा है युवाओं के लिए आप इस गारंटी कार्ड में देख सकते हैं जो कांग्रेस का लॉन्च हुआ है। और वो भारत जोड़ो यात्रा मुझे लगता है इस देश की सबसे बड़ी यात्रा रही है महात्मा गांधी जी के बाद, कि किसी व्यक्ति ने पूरे देश का इस तरीके से भ्रमण नहीं किया। और उनकी सोच क्या है, उनकी सोच में भी तो आप त्याग पाओगे। मुझे नहीं पता लोग उन्हें किस नजरिए से देखते हैं, क्योंकि एट लास्ट हम सब मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं, पर अगर आप उनकी सोच देखोगे, अगर आप उनका विचार देखोगे, वो तो देश के निर्माण के प्रति, आप बताइए ना, जो जो उन्होंने कहा वो हुआ। लेकिन देश ने रिजेक्ट किया ना, जब भी बात आती है मैंडेट की, तो बहुमत नहीं मिल पाता आपकी पार्टी को। मैंने आपसे फिर कहा कि समय पे जनता भी कभी कभी भ्रमित इसलिए हो जाती है क्योंकि उनको लोभ लालच दिखा दिया जाता है कि मोदी जी ने क्या कहा था कि इस देश से महंगाई खत्म होगी, करप्शन खत्म होगा, नौकरी होगी। तो क्या किया, जनता को ये लगा कि ये देखिए कितना अच्छा विजन है हमारे लिए, उनको लालच दिया गया। ठीक हुआ क्या, इस 10 साल में जनता को समझ में आ गया कि कितनी महंगाई खत्म हुई, कितना पेट्रोल डीजल का दाम, कितना गैस, और कितना उनका किसानों के साथ अत्याचार हुआ, जिसकी वजह से आज आप मीडिया के सर्वे देख रहे हैं तो आपके सर्वे सामने दैनिक भास्कर और अन्य मीडिया हाउसेस के हैं कि इंडिया की सरकार बन रही है और मोदी जी कहाँ हैं। अच्छा, क्या लगता है आप पर, एक आरोप ये भी लगता है कि आप सिंधिया राजघराने के बहुत करीबी हैं, क्योंकि आपके पिता तो सिंधिया राजघराने से बहुत करीबी रिश्ते रहे, कहा जा सकती परिवार के सदस्य के तौर पर दर्शन सिंह जी को देखा जाता था। तो कैसे अब इस आरोपों को दूरी बना पाएंगे, क्योंकि अब वो तो भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं और उनकी पॉलिटिकल स्टाइल और मितेंद्र सिंह की पॉलिटिकल स्टाइल बहुत मैच करती है। देखिए, मैं एक कहावत कहूंगा कि अगर कोई सचिन की तरह बल्लेबाजी करता है तो लोग क्या कहते हैं कि वो सचिन की तरह खेलता है, सहवाग की तरह करता है तो कहते हैं सहवाग की तरह फ्रंट फुट पे खेलता है, ड्रेविड की तरह करता है। तो कुछ राजनीति में ऑलरेडी एग्जाम्पल्स बन जाते हैं कि लोग कनेक्ट करते हैं। तो मेरा ये मानना है, तो वो शायद मुझे कनेक्ट ज्यादा कर रहे हैं, पर मैं इतना जानता हूँ कि अगर किसी से पारिवारिक रिश्ते होते हैं तो ये तो नैतिकता और एक इंसानियत है कि हर किसी का प्रोफेशन अलग अलग है। आज मेरे आपसे बहुत अच्छे संबंध है तो आज तक वाले ये थोड़ी ना कहेंगे कि मैं एनपी न्यूज के स्टूडियो पे हूँ, कि भैया मेरे संबंध है तो संबंध है। और रही बात, मेरे पिता ने 35 साल काम किया है तो वो उसके संबंध है, पर मेरा खुद की सोच क्या है, वो कांग्रेस है। मेरी खुद की क्या सोच है, मेरे पिता के आदर्श हैं कि जो 35 साल उन्होंने कांग्रेस के लिए दिया और जो जान दी वो उस पार्टी के लिए अंतिम दौर में दी, शहीद हुए मेरे पिताजी। तो मैं कैसे सिर्फ एक लालच के लिए चला जाऊं, क्योंकि मेरे पिताजी का आखिरी मूल्य तो कांग्रेस संगठन था। तो आज मुझे वो संगठन ने दिया, जो उनका त्याग था आज वो मुझे मिला, और इस रूप से दिया कि मैं धन्यवाद कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। तो मैं ये मानता हूँ कि हर युवा से कहना चाहता हूँ, अगर आप अपनी नीयत अच्छी रखोगे तो आपकी बरकत अच्छी होगी, और अगर आप इंसानियत से चलोगे तो ईश्वर ही आपको देता है, मनुष्य तो सिर्फ माध्यम होते हैं। वाह, बहुत सुंदर बात है। और मुझे लगता है आप जैसे युवा और हरफनमौला नेतृत्व यदि देश में आगे आने लग जाए तो वो दिन दूर नहीं जब भारत को सोने की चिड़िया वाला देश जो है पहले कहा जाता था, उसकी हम पुनरावृत्ति कर सके। बहरहाल मितेंद्र जी, ज्यादा समय भी नहीं लेंगे, लेकिन आपके दिल की बात चूंकि आपने कही है, तो मैं जानना ये भी चाहूंगा कि आने वाले कल में ये गारंटी का जमाना है, यहाँ पर गारंटियां चलती है, जनता भी देखती है कौन सा राजनीतिक दल गारंटी दे रहा है और वो काम होगा। तो क्या मितेंद्र सिंह बतौर प्रदेश अध्यक्ष, युवा कांग्रेस अध्यक्ष, ये मानेंगे या गारंटी देंगे कि आने वाले कल में जब भी मौका मिलेगा तो ज्यादा से ज्यादा युवाओं को वो चुनाव में मैदान में लेकर आएंगे, टिकट अपनी पार्टी से दिलाएंगे, ताकि सही मायनों में युवा भारत का सपना संजोया जा सके? मैं आज आपके मन से कह सकता हूं कि मेरी जब भी प्रदेश अध्यक्ष जी जीतू पटवारी जी और सीएलपी लीडर उमंग सिंघार जी से जब भी बात होगी और हुई है, कोशिश यही रहेगी कि हम उनसे कहें कि आप तो हमें सी सीट्स दीजिए जहां आपको लगता है कैंडिडेट्स नहीं है, जिससे हम नए युवाओं को लेके आएंगे। आप तो हमें 20 सीट्स भी दीजिए जहां आपको लगता है जो थोड़ी कमजोर हैं। तो वो सोच और भावना से जब तालमेल से काम होगा तो युवा को 110% गारंटी है कि उनको टिकट भी मिलेंगे, और जो उनका संघर्ष है, जो एक सपना है विधायक के चुनाव को लड़ने का, वो मेरा प्रयास रहेगा निरंतर कि मैं उनकी लड़ाई लड़ूंगा, और उनको जिस क्षेत्र से लड़ना है, भला एक जगह मेरा टिकट हो या ना हो,
पर उनके टिकट की लड़ाई मैं अपने टिकट से प्राथमिकता से लड़ूंगा, ये मेरा यहाँ से वादा है। अच्छा, युवा कांग्रेस युवा मोर्चे का कैसे सामना करेगी? भारतीय जनता युवा मोर्चा भी खड़ा है, उनके पास भी युवाओं की लंबी सेना है। युवा कांग्रेस की सेना कैसे इस चुनाव में जो है, लोकसभा चुनाव में कैसे सामना करेगी? मैं एक लाइन में खत्म कर देता हूं उनकी सेना को। जी, आपने कभी उनको ग्राउंड पे देखा नहीं होगा, वो सिर्फ एक जगह दिखते हैं, जय श्री राम। ये है उनकी सेना। श्री राम के अनुयायी वाले उनके काम नहीं है। उनका नारा रहता है, बस निकलते हैं वो लेके हूटर और आपके वो गाने का जय श्री राम करते हुए निकल जाते हैं। अगर सही में श्री राम जी के पद चिन्हों पे कोई काम कर रहा है, वो यूथ कांग्रेस है। कैसे? आप बताइए। रोडों पे लड़ाई हम लड़ते हैं, व्यक्ति के संघर्ष की आवाज हम उठाते हैं, डोर टू डोर लोगों के घर पहुंचते हैं। तो जो लड़ाई है, तो भगवान श्री राम ने तो युद्ध लड़ा था एक अन्याय के लिए, और वो युद्ध हम लोग हर दिन लड़ रहे हैं। कौन नहीं लड़ रहा? कौन से यूथ कांग्रेस का साथी नहीं लड़ता है? कितने लोगों ने डंडे खाए, कितने लोगों ने अपने सिर तोड़े हैं, और विक्रांत भाई के टेन्योर में कितने आंदोलन हुए हैं। प्रयास क्या था उनका यही था कि हम तो सही में पद चिन्हों पे चलने वाले हैं, नारे देने वाले नहीं है। और एक कांग्रेस की प्रथा रही है, आप देखिएगा इंदिरा जी नेहरू जी के समय से कांग्रेस कर्मशील है, कांग्रेस सेकुलर की बात करती है। और ये जो धर्म का जो ढांचा बिगाड़ा है इन्होंने, भगवान राम ने कभी ये कहा था कि धर्म को धर्म से तोड़ो, जाति को जाति से तोड़ो? कौन से ग्रंथ में लिखा है? कौन से रामायण के चौपाई में लिखा है? ये तो इनकी खुद की चौपाइयां हैं, खुद की इनकी किताब है, जो चौपाई ये पढ़ा देते हैं। अब तो ये देखिए आरएसएस भी डर रहे हैं कि कहीं वो मोदी जी उस पर भी कब्जा न कर दें। लेकिन युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष हैं वैभव पवार, वो तो दावा कर रहे हैं कि इस बार युवा जो है मध्य प्रदेश का वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो ये वैभव पवार को कोई चैलेंज आप देना चाहेंगे प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद? क्या होता है कि चैलेंज देने की हमें आदत है, हमें आदत है। जैसे भगवान राम और कृष्ण की अगर मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने ये कहा था कि अगर किसी का दिल जीतना है तो अपनी मेहनत से जीतना, अपनी लकीर बड़ी करना। दूसरों को चैलेंज देने से ना कभी लकीर बड़ी होगी, ना खुद बड़े बनोगे। पता चले वो मुझसे चैलेंज करते रह जाएं, हम उनसे रह जाएं, तो हम तो अपनी लकीर बड़ी करना है, उन्हें हमसे चैलेंज करना है तो करते रहने दीजिए, हम अपनी लकीर बड़ा करने का काम करें। चलिए, पतझड़ का मौसम है, बहुत सारे आपकी पार्टी के नेता बीजेपी में जा रहे हैं, लगातार सदस्यता ले रहे हैं, और अब तो पार्टी वहां पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम भी दर्ज कराने जा रही है। क्या लगता है इतने चुनौतीपूर्ण हालात में आप जैसा युवा जब पार्टी का नेतृत्व करेगा तो वाकई में युवा आपके साथ आएगा? देखिए, मैंने एक बहुत अच्छी बात परसों कही थी ज्वाइनिंग में। बिल्कुल। जाता कौन है? जिसके अंदर लालच होता है। जाता कौन है? जिसके अंदर स्वार्थ होता है और जिसके अंदर डर होता है। ये तीनों इंग्रेडिएंट्स जिसमें भी मिलेंगे वो आपको भागते हुए दिखेंगे। क्योंकि अगर लड़ने वाला होगा, अगर युद्ध के मैदान में संघर्ष करने वाला होगा, अगर वो सिकंदर होगा, तो वो रणभूमि में खड़े होकर हर वक्त लड़ेगा, अंतिम सांस तक लड़ेगा। तो ये सोच भागने वालों की होगी, और जो कांग्रेस के साथ अभी हैं वो योद्धा और वो सिकंदर हैं जो अभी इस रण में तैयार हैं। जो अस्त्र और शस्त्र आएंगे हम उनको झेलेंगे और साथ में हम अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। इस सोच और भाव से हम अभी एट प्रेजेंट काम भी कर रहे हैं। हमारे जीतू पटवारी जी सीएलपी लीडर की सोच क्या है जी, कि जिनको जाना है वो जा रहे हैं, उनको आप रोक नहीं सकते, पर जो हैं उनको साथ लेके एक नया विजन और एक नए उद्देश्य से कार्य करना, जिससे हम ये आने वाले लोकसभा में बताएंगे कि मेहनत करने का सलीका तरीका यही होता है कि रण में डटे रहो, मैदान में डटे रहो, झेलो, जिससे आप अपनी मंजिल को जरूर पाओगे। और एक चीज और कह देता हूँ जी, भाजपा एक दीमक है। दीमक क्यों? जहां लगती है वो सब खत्म कर देती है। आप तो ये जाके देखिएगा, जहां जहां लगी है, आपने देखा बीएसएनएल में लगी, बीएसएनएल खत्म हो गया। तो आप तो देखिए, इन्होंने दीमक की तरह पब्लिक सेक्टर्स खत्म करके प्राइवेटाइजेशन को हर जगह दे दी। अरे उन यूथ की आवाज कौन उठाएगा जो नौकरी भर्ती में अभी भी कितने पद खाली पड़े हुए हैं इस देश के अंदर, उसकी आवाज तो कभी किसी ने उठाई नहीं है। और कहाँ गए वो 2 करोड़ नौकरियां, और कहाँ गए वो 15 लाख? तो ये तो पूछने वाली बात है और हर किसी को पूछना भी चाहिए। तो राहुल गांधी जी ये विजन पर काम कर रहे हैं कि ऐसा कुछ युवाओं के लिए किया जाना चाहिए। 30 लाख का उन्होंने रखा है नौकरियों के लिए। उन्होंने ये भी कहा है कि पहली पक्की नौकरी आफ्टर ग्रेजुएशन। और उन्होंने सबसे बड़ी बात कही कि हम ये जो फीस है, जो भर्तियां हैं, 30 लाख जो रह गई हैं वो पेंडिंग भर्तियां, उसको पूर्ण करेंगे। ये तो युवा न्याय में है। तो राहुल जी की सोच ही है कि ये युवा ही देश क्या निर्माण करेगा। और मैं आपको एक डेटा भी देता हूँ, इस भारत देश में 65% लोग 30 से 40 के बीच में है। बिल्कुल।
तो आप सोचिए युवाओं का देश है और अगर इनके लिए ही हम कुछ लेके नहीं आएंगे तो मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ जो सुनने वाले हैं कि आप तो भाजपा के 10 साल का कार्यकाल देखिए, किसान परेशान, महिलाएं परेशान, युवा परेशान और इनके मंत्री तो मस्त हो चुके हैं अपने जीवन को जीने में और ये सिर्फ जनता के कार्य के लिए ना तत्पर खड़े हैं, ना कोई योजनाएं हैं, ना कोई इनकी गारंटी है जिससे उनके भविष्य का निर्माण हो। चलिए जाते जाते मितेंद्र जी, क्या लगता है आने वाले कल में युवा कैसे और अपना निर्णय लें जब मताधिकार का इस्तेमाल करें, जब आने वाले कल में अपने लोकसभा संसदीय सीट पर सांसद को चुनने जाएंगे, तो क्या उनके लिए संदेश होगा प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह का? एक ही संदेश है, आप उसकी काबिलियत देखिएगा, उसके काबिलियत और उसके टैलेंट के आधार पर उसे बढ़ाइएगा। और दूसरा संदेश है कि अपना प्रयास होना चाहिए, ना दिन देखें ना रात देखें, सिर्फ संघर्ष देखें, क्योंकि जब तक हम संघर्ष की परिभाषा को एक नई दिशा नहीं देंगे तब तक हम लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम सीटों पे रीच नहीं करेंगे। और कुछ महीने के लिए खुद का सेल्फ इंटरेस्ट साइड में रख के हमें सामने अपने पार्टी का सेल्फ इंटरेस्ट को रख के आगे बढ़ाना है, क्योंकि अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगा, क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमः। एट लास्ट ईश्वर की ही शक्ति आपको आपका लक्ष्य देती है और मंजिल देती है। तो बस अपने अंदर एक इंसानियत रखिएगा जिससे आप स्वयं को बढ़ाएं, और स्वयं को बढ़ाएंगे तो इस पार्टी को बढ़ाएंगे। चलिए, वो अभी सांसद नहीं है, वो अभी विधायक नहीं है, लेकिन आने वाले कल में सांसदी और विधायकी से दूर भी नहीं है। कुछ ऐसा ही उनका राजनीतिक कार्यशैली है, राजनीतिक अंदाजे बयां है। मितेंद्र दर्शन सिंह उनका नाम है। अब वर्तमान में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और आने वाले कल में तमाम युवाओं का नेतृत्व करने वाले हैं और बड़ा दावा भी कर रहे हैं कि राहुल गांधी की विचारधारा के साथ देश का युवा जाएगा और आने वाले कल में बेरोजगारी और महंगाई जैसी तमाम चुनौतियों को पार करने का दम भी युवा कांग्रेस अपने अंदर रखती है। देखने वाली बात यह होगी कि मध्य प्रदेश, जिसे कि हिंदुस्तान का दिल कहा जाता है, वहां पर कैसे युवा कांग्रेस की बड़ी टीम मितेंद्र दर्शन सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, जो कि सत्तारूढ़ दल है, उनकी विचारधारा का सामना करती है और आने वाले कल में जनता जनार्दन क्या फैसला 4 जून को यहां पर सुनाती है। फिलहाल इतना ही। ये खास बातचीत आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज के साथ। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।